हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूं। हम डेली करंट अफेयर्स में जो है आज कुछ टॉपिक्स अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में। तो आज भी हम बहुत सारे टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिहाज से। कुछ हमारे खेल से संबंधित होंगे, कुछ पुरस्कार से संबंधित होंगे, कुछ जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से भी संबंधित होने वाले हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ होंगी आज हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे बहुत एक्सरसाइज होती रहती है ना, अलग अलग देशों के साथ हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते रहते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ ही जो हमारा ये वाला आर्टिकल है ये हमारा पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का या फिर बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं उनका ये मानना है कि जो हम क्या करें, लगातार जो है बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं लोग, जो अलग अलग कंट्री जो है युद्ध में है, यूक्रेन और रसिया लगे हुए हैं, उधर लड़ रहे हैं आपस में। और उसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल का आप देख ही रहे हो, उसके और भी कंट्रीज जो है इन्वॉल्व होती जा रही हैं। तो बोला जा रहा है कि इससे सिर्फ क्या है, मानव जाति का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे जो है हमारा पर्यावरण का भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमें जो है उसकी कमी को या उसकी क्षति को कैसे पूरा करना है, ये सारी बातें जो है हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। मतलब जो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब क्या है कि गोला बारूद वगैरह कहीं पे चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंफ्रा तो खराब होता ही है, वहाँ का जो है पर्यावरण भी खराब होता है, चाहे वायु हो, जल हो या फिर कोई और हो, ठीक है। हर साल जो है हम प्रत्येक साल जो है 6 नवंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र जो हमारा महासभा है उसने जो है 5 नवंबर 2001 को इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य है लोगों को इस बारे में शिक्षित करना कि युद्ध और सशस्त्र संघर्षों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इससे लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जो है युद्ध कर रहे हो, जो सशस्त्र संघर्ष करो। सशस्त्र संघर्ष का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े मिसाइल्स वगैरह, बम, गोला बारूद का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। यह दिन किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। हम देख रहे हो ना, हम लगातार क्या है पर्यावरण से संबंधित चीज़ें नई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण कम कर पाए, किसी भी तरीके से, खान पान, पहनावे से, किसी भी तरीके से हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जो है इन हरकतों पर भी लगाम लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है शिल्प समागम मेला। शिल्प समागम मेला जो है हर साल होता है। शिल्प का मतलब क्या होता है? शिल्प का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हाथ से बनाई गई हैं। कोई कारीगर किसी भी क्षेत्र में किसी चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो वो यूनिक सामान बनाते हैं। और हाथ से बनी चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि समय जो है बनाने में उनको ज़्यादा लगता है, साथ में वो बहुत खूबसूरत भी होते हैं। देखो, मशीन से बनाना एक अलग चीज़ हो जाती है, उससे कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति कोई आपको हाथ से बना के दे रहा है तो जो परफेक्शन वहाँ पे आएगा, जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी सरकार जो है, जो कारीगर ऐसे हैं जो किसी क्षेत्र में कोई चीज़ बनाने में बहुत माहिर हैं, उनके प्रमोशन को लेकर बहुत सारे काम करिए। और ज़्यादातर आप देखोगे ना, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं या आदिवासी जो कबीले होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वही ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं जिससे उनका जीवन यापन हो पाए। तो सरकार का काम होता है कि वो सबकी मदद करे, सबके लिए जो है सहायता प्रदान करे। उसी का एक हम यहाँ पे रूप देखते हैं। लिखा क्या है? स्थान मतलब नई दिल्ली, सरोजनी नगर जो है INA जो है, दिल्ली हाट INA, यहाँ पे मेला होने वाला है। तो जो दिल्ली में रहते हैं वो जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है, इसकी नोडल एजेंसी होने वाली, यही सारा काम देख रही है। इस कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निगम है, यहाँ पे जो 3 निगम है ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मैंने बताया अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, ये 3 निगम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अगला, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मेले की शुरुआत की और ट्यूलिप का शुभारंभ किया। ट्यूलिप का मतलब यहाँ पे है पारंपरिक कारीगरों के उत्थान आजीविका कार्यक्रम। ट्यूलिप जो स्टार्ट किया गया है, ट्यूलिप का जो उद्देश्य वो यही है, क्या है कि पारंपरिक कारीगर मतलब क्या है, मशीनें नहीं होने के पहले
जो चीज़ें बन रही थी हाथ से, जो परंपरा थी, उसके जो कारीगर हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनको हम जो है एक तरीके से वित्तीय सहायता या फिर एक तरीके से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि वो अपना काम करें, कुछ सामान बिके उनका और वो जीवन यापन कर पाएँ। इसके माध्यम से लक्षित समूहों को मुख्य धारा में एकत्रित करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 5 से 15 नवंबर के बीच ये होने वाला है। यहाँ पे 105 स्टॉल्स होने वाली है। 16 राज्यों के पारंपरिक हस्तशिल्प देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 16 राज्यों के अलग अलग चीज़ें आपको, लगभग 105 दुकानें वहाँ पर होंगी और हर दुकान की एक अपनी पहचान होगी, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट होगा। तो आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। देखो ये जो आर्टिकल है पहली बार चर्चा में नहीं आया है, इसके पहले भी बहुत बार चर्चा में हमें देखने को मिला है, क्योंकि जब पहली बार ये थॉट ही आया था तो न्यूज़ में ट्रेंड करने लगा था कि जापान ने जो है लकड़ी का जो है उपग्रह बनाना है या उपग्रह बनाने वाला है। कैसा होगा, कैसे जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बाहर जो मतलब हमारा एक तरह से स्पेस है, जहाँ पे हम जो उपग्रह भेजते हैं, वहाँ पे प्रेशर या वायु का जो भी घर्षण होता है उससे बहुत जल्दी चीज़ जलने लग जाती है, ठीक है। तो इसे बोला जा रहा था कि कैसे चलेगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है उसने, जिसका उद्देश्य है यह साबित करना कि लकड़ी एक अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री है। देखो लोगों के मन में ये है ना कि अंतरिक्ष में कोई हमें अगर कोई भी यान भेजना है तो सामग्री बहुत हाई क्वालिटी, बहुत रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा मतलब कीमती होनी चाहिए, जो वहाँ पे सब कुछ बर्दाश्त कर पाए। और लकड़ी क्या सबसे आम चीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपलब्धता जो है अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ की है तो वो लकड़ी की है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे उन्होंने साबित करने का प्रयास किया है कि लकड़ी के माध्यम से भी हम जो है मिशंस को बना सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप किसी भी पेड़ की लकड़ी काट के बना देंगे, इन्होंने जिसका यूज़ किया है उसके बारे में भी देखेंगे। यह उपग्रह 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है। साथ में इसका नाम जो है लिग्नोसैट रखा गया है। लिग्नोसैट होनोकी से बना है, होनोकी, ठीक है, होनोकी, लिग्नोसैट होनोकी से बना है। एक प्रकार की मैग्नोलिया पेड़ है, ठीक है, मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी से बना है, जिसको बोलते हैं लिग्नोसैट होनोकी, ये याद रखिएगा। यह जापान में क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है लोक गायिका जो है शारदा सिन्हा। छठ का समय चल रहा है, दिवाली के बाद आपको पता है छठ मनाते हैं, और जो इनके गीत जो है छठ में ना बजे, किसी भी मतलब जहाँ पर भी छठ मनाया जाता है वहाँ पर इनके गीतों को गाया जाता है, मतलब एक तरीके से गाया भी जाता है, चलाया भी जाता है, सुनते हैं। बहुत अच्छे गाने गाए इन्होंने। तो काफ़ी दिनों से जो है ये बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। अब क्या है, आज ही न्यूज़ आई है कि इनके यहाँ पे डेथ हो गई है। कुछ लोग तो बोल रहे थे, मैंने सुना था, कहीं आर्टिकल्स देखे थे कि जो इस बार का छठ का गाना है अस्पताल से ही गाएंगे। आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं। तो मुझे लगता है कई बार कि ऐसे जो है न्यूज़ वगैरह है फालतू होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका निधन हो गया है। 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। 5 नवंबर 2024 को इनकी डेथ हो गई है। प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से इनके गाने बहुत खूबसूरत हैं, मतलब छठ में भी सुनिएगा, बहुत अच्छे गाने इनके हैं। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, मगही सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में, देखो वो भोजपुरी कह रही, बुंदेलखंड क्या है, बॉलीवुड वाले हैं, बॉलीवुड वाले रैप सॉन्ग, डिक्चक वाले गाने नहीं गाए हैं इन्होंने जो गाने गाए हैं वो है मैथिली, भोजपुरी, मगही, विभिन्न क्षेत्रीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज होती हैं, जो मतलब लोकल भाषाएं बोली जाती है किसी एरिया में, उसमें गाने गाए हैं। संगीत का विषय इनके जो रहे हैं गानों के वो रहे हैं छठ के गीत, बहुत सारे हैं। विवाह में जो गाने गाए जाते हैं बहुत गाने इन्हीं के हैं। भक्ति गीत, प्रेम गीत, बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं। अगर बात करें इनको पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से दिए गए हैं, 1991 में पद्मश्री दिया गया था, 2018 में पद्म भूषण दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी भी 2000 में दिया गया है। लोक निर्मला सम्मान 2022 में दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और राष्ट्रीय अहिल्या देवी पुरस्कार जो है इनको 2006 में दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य पुरस्कार भी इन्हें दिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है नीति आयोग 15 दिवसीय मतलब 6 से 24 नवंबर तक जल उत्सव की शुरुआत कर रहा है। नीति आयोग
नीति आयोग ने स्टार्ट की है इसकी, तो हमें याद रखना है कि किसने शुरुआत की है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हमारा है नीति आयोग। तो 20 राज्यों के 20 महत्वाकांक्षी जिले, महत्वाकांक्षी जिले आपको पता होगा क्या होते हैं, ऐसे जिले जिनको एक तरीके से डेवलप करने का अलग से जिम्मा उठाया गया। तो यहाँ पे जो है 20 महत्वाकांक्षी जिलों या ब्लॉकों में जल का उत्सव का आयोजन होने वाला है। जल प्रबंधन करना उद्देश्य है इसका, संरक्षण करना, स्थिरता के प्रति जागरूकता फैलाना। जब भी हम ऐसे कोई प्रोग्राम्स करते हैं जो पर्यावरण से, जल, पानी, हवा जिससे भी संबंधित होते हैं, तो वो ज़्यादातर होते हैं इसलिए कि लोगों को हम जागरूक कर पाए कि जैसे क्या है, सबसे ज़्यादा हमने प्रदूषित क्या किया है, वायु को, जल को, और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। जीवित अगर कोई रहना चाहे तो उसके लिए बहुत जो बेसिक नीड्स है, देखो रोटी, कपड़ा और मकान बाद में आते हैं, उसके पहले आपको पानी और हवा चाहिए शुद्ध, ठीक है। और वही सबसे ज़्यादा आजकल ख़राब है। आप देखो दिवाली के बाद जो कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, कितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है नीचे आ गया है। तो क्या है, यही दो चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार लगातार जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। इसका आयोजन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया गया। 4 लोग शामिल हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग 2 हो गए, और जल शक्ति मंत्रालय, तो 3 यहाँ पे संस्थाएं शामिल हैं। इस उत्सव की शुरुआत जो है जल बंधन से होगी। जल बंधन मतलब जल को बांधना, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है स्थानीय नेता जल संपदा का पवित्र धागा तरीके से वहां पर बांधेंगे, ठीक है। अगला क्या लिखा है, अपने ब्लॉक और जिलों की जल संपदा पर तथ्य पत्रक भी लॉन्च करेंगे या किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अपने आप में यूनिक है क्योंकि भारत की तरफ से किसी व्यक्ति को पहला ऐसा पुरस्कार या फिर ऐसी जीत हासिल हुई है। मनदीप जांगड़ा, ठीक है, मनदीप जांगड़ा के WBF का विश्व खिताब जीतने वाले भारत के पहले जो है व्यक्ति बने हैं मनदीप जांगड़ा। भारतीय मुक्केबाज हैं। मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइसलैंड्स में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है, ठीक है। उन्होंने ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को 10-0 से हराया, मतलब बिल्कुल खत्म, इधर है ही नहीं पॉइंट्स। प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले भारतीय पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उपलब्धियां और सम्मान की बात करें कि क्या इन्होंने इससे पहले भी कोई पुरस्कार या उपलब्धियां जीती हैं, तो जी हाँ, 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। 2016 में दक्षिण एशियाई खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2013 में एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने जो है रजत पदक जीता था। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें 2015 में सम्मानित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने अभी तक 12 बार पार्टिसिपेट किया है और 11 बार जीते हैं, सिर्फ 1 बार हारे हैं, ठीक है, 1 बार हारे हैं, समझ रहे हो आप, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर है वैश्विक क्षय रोग, TB, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हो। वैश्विक क्षय रोग की रिपोर्ट आई है अभी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है TB को लेकर के। TB मतलब वो देखने वाला TB नहीं है, जो TB होता है बीमारी, वो वाला TB है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट आई हुई है, उसमें बताया गया है कि कौन सा देश जो है कितना ज़्यादा प्रभावित है TB से, कहाँ पर ज़्यादा मरीज है, कहाँ पर मृत्यु दर कितनी है, और कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है सुधार की संभावना है। यहाँ पे SDG गोल, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 होते हैं, उसमें भी लक्ष्य रखे गए थे TB को कम करने का। तो वैश्विक जो है 2030 तक का था, लेकिन भारत जो है इसको 2025 तक खत्म करने की मुहिम लेकर चल रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक क्षय रोग TB रिपोर्ट 2024 जारी की है। भारत में वर्ष 2015 से 23 तक TB घटनाओं में लगभग 17.7% की गिरावट आई है। स्टेटमेंट याद रखना, गिरावट आई है। अभी जो रिपोर्ट है इसमें बताया जा रहा है 2015 से लेकर के अभी अगर हम काउंट करें तो हमारे यहाँ पर केसेस में गिरावट आई है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यह दर वैश्विक औसत गिरावट का 8.3% से 2 गुना है। मतलब क्या है, वैश्विक दर जो है वैश्विक दर जो है वो 8.3% है कि वैश्विक जो है देखते कैसे निकालते हैं ना कि अनुमानतः पूरे विश्व में जो है इतने % की दर से गिरावट हुई, लेकिन भारत ने उससे 2 गुने से भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हासिल की है। भारत में 2030 की SDG
समय सीमा से 5 वर्ष पहले 2025 तक टीबी उन्मूलन लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो होते हैं, जो 17 हमारे होते हैं, उसमें जो है सबने एक एक लक्ष्य रखा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग देशों का तो है कि 2030 तक टीबी कम कर लेंगे, लेकिन भारत ने बोला है कि हम 2025 तक ही टीबी को खत्म कर देंगे भारत से। अब क्षय रोग के बारे में देखें तो एक संक्रामक रोग है, मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नामक जीवाणु की वजह से होता है। संक्रामक का मतलब होता है कि आपके खांसने छींकने से दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। संक्रामक मतलब फैलने वाली बीमारी। तो एक व्यक्ति को टीबी है, आप उसके संपर्क में आते हो तो आपको भी टीबी होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। ठीक है, इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं कि 4 से 6 महीने का कोर्स होता है, आपको मिस नहीं करना होता है, वरना फिर से दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ती हैं। और कई बार लोग ऐसा होता है कि एक बार दवा खाना स्टार्ट किया, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने में भूल गए, फिर से दोबारा स्टार्ट किया कोर्स, मतलब कोर्स पूरा नहीं किया। इस चक्कर से उन्होंने कोर्स 2 या 3 या 4 बार करना पड़ा। इससे होता यह है कि उनके जो बॉडी में टीबी की जीवाणु होते हैं वो जो है उन दवाइयों के प्रति जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब जिन दवाइयों का प्रयोग करके आप इलाज करना चाह रहे थे उससे अब टीबी आपका सही नहीं होगा। उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब बहुत सारी दवाइयों के प्रति आपके अंदर जो टीबी के जीवाणु हैं वो एकदम हो गए हैं ढीठ, उन पे दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है। और अगर बात करें तो सरकार ने निक्षय पोर्टल भी एक लॉन्च किया, जिससे होता है कि ट्रैक कर पाते हैं कि किसको टीबी है और वो दवाइयाँ वगैरह ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप ठीक हो जाओ, दवाइयाँ हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक हो जाओ। उसके बाद भी लोग फ्री में ठीक नहीं हो रहे थे तो बोले थे अगर आपने कोर्स पूरा किया 6 महीने 4 महीने जो भी है तो हम आपको हर महीने 500 रुपये देंगे जब तक आप कोर्स पूरा कर लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इंटरल्यूकिन 35। ठीक है, इंटरल्यूकिन 35 क्या है? शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट प्रोटीन इंटरल्यूकिन या IL-35 की खोज की है। यह प्रोटीन सूजन पैदा करने वाले रसायनों का उत्पादन करने वाली विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं को घटाकर प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करता है। ठीक है, यह मधुमेह मतलब जो है, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के उपचार के लिए एक नया विकल्प है। मधुमेह पता होगा, इंसुलिन वगैरह आपको पता है ना। इंसुलिन होता है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, शुगर लेवल को कम करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को जो है शुगर हो जाता है, मतलब मधुमेह हो जाता है, तो उसकी बॉडी में जो है इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी से ग्लूकोज या जो शर्करा होती है उसको जो है पचाना एक तरीके से। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में जो है शर्करा पच नहीं पाता है क्योंकि इंसुलिन नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम शर्करा या मधुमेह रोग, कि आपकी बॉडी में जो शुगर बढ़ गया है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो हम इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, जिससे क्या होता है शुगर लेवल मेंटेन होता है और आपका जो है शुगर या मधुमेह जो है वो कंट्रोल में रहता है। इसकी खोज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर। यहाँ पे एक नई मुहिम लेकर के आए हैं। ये क्या है? ये उच्च स्तरीय वर्चुअल मतलब होता है एक तरीके से सब कुछ टीवी में या स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटरेक्शन महासागर का 3रे संस्करण का आयोजन यहाँ पे किया जाने वाला है। ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। इसे भारतीय नौसेना द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें शामिल देश जो हैं वो है बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया। ये सारे जो हैं अगर किसी महासागर को जो है मतलब लेकर चल रहे हैं वो है हिंद महासागर के क्षेत्र में जो आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण या सहयोग। आपने अभी देखा जो है लाल सागर के पास जो क्या हो रहे थे, हुती विद्रोही, हुती नाम था, हाँ हैती या हुती विद्रोही हैं, वो जो है यहाँ से जो हिंद महासागर से जो क्रॉस करके जो लाल सागर के थ्रू जो सारा सामान जा रहा था उस पर जो आक्रमण कर रहे थे या फिर जो उनको लूटपाट कर रहे थे। तो बहुत सारा सामान, बहुत सारा व्यापार हिंद महासागर के थ्रू होता है और यहाँ पे ये सारे देश जो है मिलकर ये कोशिश करेंगे कि कोई भी सामान या कोई भी जहाज अगर जा रहा है तो वो सुरक्षित जो है सामान पहुँचे। ठीक है, अगला हमारा न्यूज़ है भारत इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास जो है गरुड़ शक्ति। देखो, जब भी गरुड़ शक्ति आए ना तो आपको याद रखना है ये हम जो इंडोनेशिया के साथ ही करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, क्योंकि हर बार जो है हम जो एक सैन्य अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सैन्य अभ्यास के नाम जो हैं फिक्स हो चुके हैं। किस देश के साथ कौन सा अभ्यास होता है वो फिक्स है, बस उसका संस्करण बदलता रहता है, जगह बदलती रहती है, थीम बदलती रहती है। ठीक है, तो गरुड़ हमेशा जो है
इंडोनेशिया के साथ होता है। भारत इंडोनेशिया का संयुक्त अभ्यास जो है गरुड़ शक्ति सिजंतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। तो इंडोनेशिया में कहाँ पर है? सिजंतुंग जकार्ता में एक जगह है सिजंतुंग जो कि इंडोनेशिया में आता है, वहाँ पर हो रहा है। इसका आयोजन जो 1 से 12 नवंबर को होने वाला है। ये 9वां अभी संस्करण है, 9th एडिशन है, मतलब 8 बार ऑलरेडी ये अभ्यास हो चुका है। अगर इस बार जो है इंडोनेशिया में हो रहा तो अगली बार 10वां संस्करण कहाँ पर होगा? मोस्ट प्रोबेबली भारत में होगा। 8वें संस्करण का आयोजन 2022 में इंडोनेशिया में ही हुआ था, इस बार भी हो रहा है। शुरुआत जो है 2012 से इसकी हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के सारे आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो भी मुद्दे आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जो है फैक्चुअल डाटा हमने यहाँ पे अच्छे से शेयर किया है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।